तो मेरे दोस्तों ने स्कूल में बोला कि ये तो ना खुद को वो काव्यांजलि का काव्य समझता है ऐसे। सो मैं छोटा नाम है इनका काव्य, तो वहाँ से मेरे को लगा कि ये रखना चाहिए। तो बस फेलियर की कहानियों को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए जो भी सफल हुआ है उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग असफलता का कोई रीजन रहा है जिसने उसको किक दी है। जब आप ये सोच लेते हो कि मैंने तो इसमें हार माननी नहीं है, मैंने तो मुड़ना नहीं है, मैंने तो पीछे जाना नहीं है, और पीछे के दरवाजे बंद करके निकलो जिंदगी में जब भी आप आगे निकलो। यही है आपके कॉन्फिडेंस के साथ कि जब आपको लगती है घबराहट ये वो, आपने बोलना है कि आज मैं सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला। एंड गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की उन लाइनों से ना बड़ा इंस्पायर रहा हूँ कि जब जिंदगी में कोई आपका साथ न दे तब भी आप अकेला चलो। जो उनका एक, मुझे लगता है कि वो बंगाल का नेशनल एंथम है वो कि जोरी दोरी दक्षिण ने क्यों नाशे तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, जोरी दोरी दक्षिण ने क्यों नाशे तबे एकला चलो रे। तो ये एपिसोड मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि इस बार जो गेस्ट है ना, उनकी जर्नी और मेरी जर्नी काफ़ी मिलती जुलती है। जब मैंने पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया था ना, तो मुझे लगता था लोग सोचेंगे इसकी आवाज़ लाइट है, चाइल्डिश है, कोई नहीं सुनेगा। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भी लगता था कोई नहीं सुनेगा, बट नहीं, काफ़ियों ने सुनी, काफ़ी मेरे सपोर्ट मिला है मेरी ऑडियंस का, एंड उसके लिए थैंक यू सबका। तो जो आज के गेस्ट है वो है आरजे काव्या। उनके बारे में तो सबने सुना है कि वो कितने फेमस रेडियो जॉकी रह चुके हैं पूरे इंडिया में, और अब उन्होंने अपना ओहो रेडियो करते रेडियो एम्पायर खड़ा किया है, जो काफ़ी रीजनल कंटेंट तो सपोर्ट करता है। आरजे काव्या एक ऐसे इंसान जिनकी आवाज़ भी परफेक्ट नहीं थी, वो तो गलती से बाहर गए थे और ये आरजे बन गए। पूरे एपिसोड में हमने इस पे बात करी है, इस पे भी स्पेसिफिक टॉपिक है, वो आप सुन सकते हो आगे एपिसोड में। उन्होंने बताया कि आवाज़ का वेट इम्पॉर्टेंट होता तो है, बट आज की डेट में इतना नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप कैसे डिलीवर कर रहे हो और आप तक क्या कंटेंट है, आप ऑडियंस से कैसे कनेक्ट हो रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। जब पहले के टाइम पे लोग रेडियो सुनते थे गाँव में, तो तब आवाज़ मैटर करती थी परफेक्ट होना। तो हमने इस सब को इस एपिसोड में कवर किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उन्होंने अपने रीजनल कंटेंट तो कैसे सपोर्ट किया है ओहो रेडियो के थ्रू, और उनसे अनफिल्टर्ड थॉट्स ऑन फेम, फेलियर और असली कंटेंट क्या है। क्योंकि फेलियर्स पे उन्होंने एक बहुत सी बात बताई थी कि फेलियर्स आपको एक किक देते हैं और फेलियर्स को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए। वो आप आगे एपिसोड में सुनना, बहुत मज़ा आएगा। और इस पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगा। काव्या सर, आपका स्वागत है गोल्डन मैक्रो शो में। थैंक यू। का पूरी जर्नी मैंने पूरी पढ़ी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी आरजे की जर्नी से। बट सबसे पहले मेरा एक ये सवाल है कि आपका जो नाम है वो काफ़ी मुझे क्यूरियोसिटी देता है कि आपका नाम कैसे आया। मैंने आपकी रील भी देखी थी, आपने डाली थी कि आप एक के साहब मिले थे और आपने उन्हें बताया था कि आपने उनके एक सीरियल जो स्टार प्लस का 2000 का सीरियल था काव्यांजलि, उससे आपने काफ़ी इंस्पायर हुए थे उनके गाने से, और आपका नाम वहाँ से आया। बट आपको और कोई नाम क्यों नहीं वैसा लगा? यार एक्चुअली हुआ ये था कि मेरा डॉक्यूमेंटेड नेम है कविंद्र सिंह मेहता। तो बागेश्वर का रहने वाला हूँ, तो पहले तो यही होता था ना कि पंडित जी ने जो नाम बताया वही नाम रखा जाए। हाँ। और पहले बड़े बड़े नाम रखते थे, जैसे मेरे दादाजी का नाम भगवत सिंह मेहता है, मेरे नाना जी का नाम रंजीत सिंह था, उस तरह से। तो जब मैं दिल्ली गया नया वहाँ पे 11th की बात है 2004 में, और उस दौरान ही ये सीरियल आ रहा था। तो जनरली तब सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता, तो स्टार प्लस बड़ा पॉपुलर है, एकता कपूर का वो सीरियल था। तो मैं शुरुआत से ही ना, जब मैं बागेश्वर में भी पढ़ रहा था, तो होता क्या था कि मैं किताबें उतनी पसंद नहीं थी। जैसे एक दैनिक जागरण आता है तो उसमें जोश करके कॉलम आता था, मैं हमेशा उसमें पढ़ता था कि कौन कौन से फील्ड है, तो उसके बारे में मुझे पता चलता रहता था। मैं इस तरह की चीज़ें, शुरुआत से एक मन था। जैसे कोक के ऐड प्रसून जोशी लिखते हैं, मुझे पता नहीं था कि वो दिखते कैसे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना किसी ने बता दिया था कि वो अल्मोड़ा के हैं। तो क्यूरियोसिटी एक उस तरह से।
तो जब ये सीरियल आया उस टाइम पे हर सीरियल का एक एंथम होता था जिसको हम जिंगल कहते हैं या उस तरह का वीडियो फॉर्मेट में, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे कि वो पत्ते उड़ रहे हैं, वो मिले थे यूं मिले थे देखने बस उन्हें वक्त भी थम गया, कुछ इस तरह का। और वो आवाज़ क्योंकि केके की बड़ी कमाल की थी उन दिनों में, हम लोग एल्बम के ही गाने ज़्यादा सुनते थे, हिंदी फिल्मी गाने उतने ज़्यादा नहीं चलते थे। हाँ। तो 90s का टाइम और अर्ली 2003, 4, 5 तक थी जब यूफोरिया अपने गाने बना रहे थे, मायरी और ये सब इंडियन ओशन के गाने सुन रहे थे हम, और भी बहुत सारे बैंड थे। तो केके एक ऐसी वॉइस थी जिनके बहुत सारे लेजेंडरी सॉन्ग्स थे, शान के तो वो गाना मेरे को बड़ा पसंद था। तो मैं स्कूल में गाता रहता था, जैसे आजकल होता है ना, आप कोई डायलॉग सीख जाते हैं तो आप बार बार वही बोलते, वो रिपीट करते हैं। तो मैं वो गाने को बहुत गाता था जिंगल को। तो मेरे दोस्तों ने स्कूल में बोला कि ये तो ना खुद को वो काव्यांजलि का काव्य समझता है ऐसे, तो उस तरह से। तो जब मैं रेडियो में आने का सोच रहा था, क्योंकि जब भी आप रेडियो या टेलीविज़न या फिल्म्स में आते हो तो कई लोग अपने पेन नेम लिखते हैं, या आप राइटर हो या म्यूजिशियन हो, पेन नेम कह लीजिए या स्टेज नेम कह लीजिए। तो मेरे को लगा यार कविंद्र बहुत बड़ा नाम है, और अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि हाय मैं हूँ आपका आरजे कविंद्र सिंह मेहता, तो ये बहुत लंबा लगेगा एंड कुछ यूनिकनेस जैसी नहीं आ रही है। तो मैंने खुद ही उसको रख लिया, मैंने कहा यार काव्य बहुत अच्छा नाम है, और कविंद्र क्योंकि लंबा कवियों के राजा, मैं वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि लोग कई बार मजाक बनाते हैं कवियों के राजा सॉर्ट ऑफ, सो मैं छोटा नाम एंड काव्य, तो वहाँ से मेरे को लगा कि ये रखना चाहिए, तो बस खुद ही रख लिया मैंने। काफ़ी अच्छा नाम है। और जैसे मैंने ना, एक तो ये ड्रीम पॉडकास्ट है मेरा, मैंने आप तो 2018-19 में कोविड से पहले बहुत सुना है। मतलब उस टाइम पे ना स्पॉटिफाई, 2019 में तो स्पॉटिफाई लॉन्च हुआ था इंडिया में, तब इतना हाइप नहीं था, स्मार्टफोन्स इतना नहीं थे, तो FM वाज द ओनली मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एट दैट टाइम। तो मैं हमेशा आपका रेडियो पे शो सुनता था, मतलब काफ़ी आपकी एक आवाज़ काफ़ी इंस्पायरिंग और अच्छी होती थी जी। तो और ये आज मेरा ड्रीम, फ्रॉम लिसनिंग टू योर रेडियो टू हैविंग यू ऑन आवर पॉडकास्ट, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। नहीं, मैं भी तुम्हें क्योंकि आई थिंक मैंने 2020-21 में हमारी एक बार मुलाकात की थी, तुम स्कूल में ही थे इस वक्त पे, और तुम ड्रोन उड़ा रहे थे कहीं किसी एक पॉलिटिकल उसमें, हम लोग कवर कर रहे थे। तो मैं खुद तुमसे मिलके बड़ी मुझे खुशी हुई, और आई थिंक तुम उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जिनको मैंने देखा है कि जो उनका इंटरेस्ट था उसको परस्यू करते हुए, जिस तरह तुमने मेरी जर्नी देखी उसी तरह मैंने तुम्हें स्कूल से पिछले 5 सालों में देखा है कि तुम किस तरह से कर रहे हो और उसी को आगे लेके जा रहे हो। एंड ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। एंड सबसे बड़ा क्रेडिट मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे पेरेंट्स को जाता है, उन्होंने हमेशा तुम्हें पुश किया है कि जो भी तुम करना चाह रहे हो, और ये जिस तरह का सेटअप, और तुम अपने नाना जी के बारे में मुझे बता रहे थे, और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से जितने देख रहे हैं, वो बता रहे थे कि इनकी नाना जी ने इनको सबसे पहले कंप्यूटर गिफ्ट किया। हम आमतौर पे जब अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट का बल्ला दे देते हैं, कोई प्लास्टिक की बंदूक दे देते हैं, तो जब भी आप गिफ्ट करें तो आगे ध्यान से सोच के कि किसी आप बंदूक दे रहे हो तो हो सकता है वो IPS बन जाए, लेकिन वो कहीं और डायरेक्शन में भी जा सकता है। क्रिकेट का बैट दे रहे हो तो हो सकता है वो क्रिकेटर बन जाए, लेकिन हो सकता है वो खाली प्लास्टिक के उससे ही खेलता रह जाए। तो जब इनको कंप्यूटर मिला तो इन्होंने उसका सही यूटिलाइज किया, और मैं यही कहता हूँ कि आप वो चीज़ें दीजिए अपने बच्चों को, यू नेवर नो कि वो कब आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आ जाए कि वो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए। जैसे मेरे साथ भी ये होता है कि रेडियो सुनते हुए मैं रेडियो में आ गया। तो आई थिंक मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। आपकी जर्नी रेडियो में काफ़ी लंबे समय से है, तो आपने ये जर्नी शुरू कैसे करी? आपने कुछ और नहीं सोचा कि मुझे आरजे के अलावा कभी कुछ और बनना है? नहीं, सोचा था मैंने, जब मैं बागेश्वर में था, क्योंकि आर्मी का बैकग्राउंड रहा है, शुरुआत मेरी कक्षा 1 से 4 तक मैं अपने ननिहाल में पढ़ा था। अच्छा। तो मेरे नाना जी अभी 2 महीने पहले करीब वो इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, लेकिन मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था, इसीलिए मैंने हाथ में टैटू दादा नाना के नाम का बनाया है, भगवत सिंह, रंजीत सिंह और आर्मी की बंदूक। तो मेरा मन था कि मैं फ़ौज में जाऊँ, और दादाजी से भी मैं स्टोरी सुनता था आर्मी की बहुत सारी। तो मैंने एयरफोर्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन जिस वक्त पे वो भर्ती हो रही थी वो 30 जून तक वालों को ले रहे थे, मतलब एज के हिसाब से। मेरा 12 जुलाई था, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। एंड देन फिर क्या हुआ, मैं 11th में चला गया, ये 10th की बात है। तो 11th में चला गया, 11th में फेल हो गया, तो फिर मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली में जब मैं 11th-12th में पढ़ रहा था 2005 एंड 6 में,
तो उस वक्त पे अगेन मेरे मन में मेरे को खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो मुझे लगा कि मैं HM करता हूँ। तो मुझे HM के वैसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन मुझे पता था कि पॉलिटेक्निक के थ्रू होता है। तो अल्मोड़ा में एक बहुत अच्छा उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट का गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था, तो मैंने पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम दिया। नैनीताल में मेरा मल्लीताल के ऊपर एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का होता है तो हज़ारों बच्चे बैठते हैं। तो अगेन मेरा नहीं हुआ वहाँ सिलेक्शन। शायद मेरे को इस फील्ड में आना था, क्योंकि म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। मैं स्कूल में पहाड़ी गाने गाता था, और दिल्ली में उन दिनों नए नए FM चैनल की शुरुआत हुई। तो मुझे लगा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग है कि रेडियो पे कोई बोल रहा है और गाने चल रहे हैं, फिल्मी गाने चलते हैं। तो मुझे लगा क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं ऑडिशन देने चला गया। तो उन्होंने कहा कि कर तो सकते हो। तब मेरी उम्र थी करीब 17 साढ़े 17 की रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो उन्होंने कहा तुम में सब कुछ है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम्हारे नुक्ते नहीं लगते। मैंने कहा ये क्या होता है। तो फिर उन्होंने बोला जैसे कि वो ज ज़ फ फ स श का प्रॉब्लम था, क ख का, ग घ का। तो वो चीज़ों को ठीक करने में मुझे 1-1.5 साल का समय लगा। लेकिन फिर मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस फील्ड में ही कुछ करूँगा, मीडिया एंटरटेनमेंट में। और 2008 में फिर मेरी पहली नौकरी लगी, और तब से अब ये 17 साल हो गए इसी फील्ड में। तो अब मेरे को ये लगता है कि नहीं, यही सबसे अच्छा फील्ड था। एक तो फ़ायदा ये है, इस फील्ड में रहते हुए हर तरह के लोगों से हम मिलते हैं। मैं तुम जैसे बच्चों से भी मिल रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन से भी मिल रहा हूँ, आर्मी वालों से भी मुलाकात हम शोज़ करते हैं, फिल्म स्टार्स से भी मिलते हैं, रियल लाइफ हीरोज से भी मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स से मिलते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, बातचीत कर पाते हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि यार आई थिंक कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ हुई कि मैं अगर क्लास में फेल नहीं हुआ होता तो शायद ज़िंदगी में पास नहीं हो पाता। हाँ। तो इसलिए मुझे यही करने का मन था और यही कर रहा हूँ और यही करना है। आमतौर पे लोग एक समय बाद सोचते हैं कि चलो रेडियो जॉकी से और आगे क्या हो सकता है, फिल्म्स में चले जाएं क्या, एक्टर बन जाएं क्या, एंकर बन जाएं क्या। बनते हैं, बहुत लोग करते हैं, अच्छा भी है, बट मेरे को उतना वो पसंद नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इस कंट्री के अंदर या इस राज्य के भीतर जहाँ भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस तरह से सुने कि हाँ, एक काव्य नाम का रेडियो जॉकी था जिसको हम रेडियो पे सुनते थे या सुन रहे हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि और कितने साल करोगे, क्योंकि अब तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आ गया हूँ, एक चैनल है, ब्रांड है ओपो नाम से। सो मैं ये कहता हूँ कि मैं ताउम्र करना चाहता हूँ। इसको मुझे नहीं पता कि अगले 50 साल करूँगा या कितने साल करूँगा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। आखिरी सांस तक मुझे लगता है कि मैं रेडियो पे बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ये मुझे अच्छा लगता है और जो कुछ भी मुझे अभी मिला है वो उसकी वजह से मिला है, तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता कभी। तो वो जिस भी फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्मेट में हो, मैं उसको करना चाहता हूँ। हाँ, उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बहुत बार ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, काम आते हैं, जैसे इस बार नेशनल गेम्स हुए तो मेरे को मौका लगा कि मैंने भी देखा था आप होस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री महोदय के सामने होम मिनिस्टर सर आए थे। उससे पहले एक बार राजनाथ सिंह सर आए थे पिथौरागढ़, वो मैंने होस्ट किया था। उससे पहले मध्य क्षेत्र की एक बैठक थी, तो उसमें अमित शाह जी एंड भारत सरकार के सेक्रेटरीज आए थे, योगी आदित्यनाथ जी उसमें थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, अश्विनी वैष्णव हमारे जो इस वक्त पे रेलवे मिनिस्टर हैं और वो खुद एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं उड़ीसा काडर में। सो उनके साथ शो किया। देन हर्षिल में प्रधानमंत्री महोदय आए थे, तो मैं उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे मौके इस बीच मिले हैं। तो अपार्ट फ्रॉम माय रेडियो वर्क, ये कुछ काम है जिनमें मेरे को मज़ा आता है, तो बस मैं यही कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। कभी आपने सोचा था कि एक दिन में इतने बड़े लेवल पे आ जाऊंगा? नहीं यार, ऐसा कौन सोचता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं ना, मैंने कहीं सुना है ये कि जो आप ज़िंदगी में सोचते हैं वैसा आप हो जाते हैं। कई बार लोग अच्छा सोचते ही नहीं है, इसलिए उनके साथ अच्छा शायद नहीं होता है। हाँ। अच्छा सोचिए और फिर मेहनत पे लग जाइए। मेरे को वाकई में आज मैं अगर कहूँगा तो हो सकता है कुछ लोग न माने, पर मैं 2 चीज़ बचपन से करता था। एक, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था कि कभी कोई ऑटोग्राफ ज़रूर लेगा मेरा, तो मैं हमेशा स्कूल के टेक्स्ट बुक में पीछे से, आगे से तो सब्जेक्ट की चीज़ें लिखते थे, पीछे से मैं ऑटोग्राफ मतलब साइन करता था और सोचता था कभी कोई साइन मतलब मेरा ऑटोग्राफ लेगा तो मैं कैसे दूंगा, क्योंकि मैं अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ। तब सेल्फीज नहीं होती थी, कैमरा नहीं होता था, भी नहीं होते, तो यही लगता था कि ऑटोग्राफ ज़रूर लेगा, तो मैं वो सिग्नेचर करने का बड़ा प्रैक्टिस करता था। सेकंड, क्योंकि मैं ऐसा बहुत सोचता रहता था, तो मुझे सपने भी ऐसे आते थे कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ पे माइक है, सामने बहुत सारे लोग हैं। ये नहीं समझ में आता था कि मैं बोल रहा हूँ कि गा रहा हूँ कि नेताजी की तरफ भाषण दे रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूर मुझे बहुत बार सपने आते थे कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, हाथ में माइक है और सामने बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 मैनिफेस्टेशन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में करे,
वो मेरे सच हो गए एक तरह से। तो इसलिए मुझे ये तो नहीं पता कि इतना कुछ हो जाएगा या और क्या क्या होना बाकी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेके चला हूँ हमेशा कि एक वो स्टेज और एक ये सिग्नेचर वाला, और इसको मैं आज भी सोचता हूँ। अब हालांकि उतने सपने नहीं आते हैं क्योंकि शायद उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं ज़िंदगी हाँ। में, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का एक पड़ाव भर है। हो सकता है अगले 4-5 सालों में हम फिर कभी दोबारा बैठें और तुम ये सोचो कि हाँ आपने सही बोला था कि वो आपकी ज़िंदगी का एक पड़ाव था, अभी 5 साल बाद ना आप कुछ और भी कर रहे हो। बिकॉज मेरी ज़िंदगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि जैसे रेडियो में आमतौर पे लोग रेडियो जॉकिंग करते हैं, रेडियो पे बोल रहे होते हैं, मेरी ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा मिला है मुझे, स्पेशली यहाँ उत्तराखंड आने के बाद। हर तरह के लोगों से, आर्टिस्ट इतना प्यार करते हैं, आप जैसे लोग मिलते हैं, समाज में लोग अप्रिशिएट करते हैं, पॉलिटिकली सोशली लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि एक साधारण रेडियो जॉकी से बहुत ज़्यादा मुझे मिला है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मुझे और अभी मिलना बाकी है, लेकिन मैं उसके साथ एट द सेम टाइम ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत उसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, एंड सोशली और एक्टिव होके अपने हुनर को कैसे आने वाली जनरेशन तक पहुँचा सकूँ, उसके लिए काम करना चाहता हूँ। जैसे आरजे बनने के लिए सब सोचते कि एक परफेक्ट वॉइस की ज़रूरत होती है, जी, क्या ये है असलियत में, या पैशन या कंसिस्टेंसी से आप आरजे बन सकते हो? वॉइस मैटर करती है? ऐसा है, पहले जब सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती थी, बहुत ज़्यादा एक ही तरह से लोग बोल रहे थे, लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, मुझे ये लगता है कि आप क्या बात कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है, आपका कंटेंट। और जब कंटेंट आपका ठीक होता है, हर आवाज़ अच्छी है। कई बार कई लोगों की हंस की आवाज़ भी अच्छी लगती है, कई लोगों की आवाज़ बहुत मीठी होती है, कई लोगों का थ्रो बहुत अच्छा होता है, कई लोगों की आवाज़ में भारीपन बहुत होता है, कई लोगों की पतली आवाज़ होती है लेकिन सुरीली आवाज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की आवाज़ में बड़ा दर्द होता है, वो कुछ भी ऐसा कहते हैं, लगते हैं अरे यार क्या बोल दिया, मतलब ऐसा सीधा दिल पे लगा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आवाज़ इम्पॉर्टेंट है, हर आवाज़ महत्वपूर्ण है, और हर आवाज़ खूबसूरत है। तो आप कैसे मॉड्यूलेट कर रहे हो, किस बात को कैसे कह रहे हो, वो महत्वपूर्ण है, हर आवाज़ ठीक है। ये सही, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये मेरे केस में भी यही मैंने मानता हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी लाइट और बच्चों वाली है। मेरे साथ तो कभी कभी ये भी हुआ है, हमने एक बार डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो डोमिनोज से डिलीवरी पार्टनर्स आए घर पे, तो मैं उसे एड्रेस बता रहा था, तो वो बोल रहा मैम मैम करते हैं, एंड जब वो मुझे रियल लाइफ में मिला तो मुझे बोलते थी, मुझे लगा कोई असलियत में लेडी बात कर रही है। ये मेरे साथ हुआ है। बट मैंने एक चीज़ सीखी है आज तक की मेरी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, आवाज़ कैसी भी हो, आप क्या डिलीवर कर रहे हो ऑडियंस टू कंटेंट, और आप ऑडियंस से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। और बहुत लोग तो ये हो जाती थी, सोचते थी हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट स्टार्ट करो, इनिशिएटिव लो। वही है, बिकॉज आप देखें ना, लेट्स से एक डॉक्टर है, उसका तो आवाज़ का कोई काम नहीं है, राइट, उसका तो इलाज से रिलेशन है, लेकिन एक डॉक्टर बड़े गुस्से में या चीख के आपको बोले या डिसइंटरेस्टेड होके बात करे, और एक डॉक्टर होता है जो बड़े अच्छे से बात करता है, वो कहता है अच्छा बताइए आपको क्या हुआ, आप ना ऐसा कर लीजिए, आप थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, तो लगता है यार ये आदमी कितना सही बोल रहा है, राइट। और अगर वो आपसे ये कहे ना कि आपको ये आज से ये ब्रेड पकौड़े छोड़ने हैं, ये करना है, रोज आपको इतना एक्सरसाइज करना, आपको लगे यार इसने कितने अच्छे से बात करी है। एक टीचर देख लीजिए, एक गुस्से में पढ़ाए, डिसइंटरेस्टेड होके पढ़ाए, ये डांट ही रहा है पूरे टाइम, और एक बड़े अच्छे समझा रहा है कि देखो ना मैं ये फॉर्मूला आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप इसको घर में जाके ऐसा करके एक बार देखना, फिर देखो कितना बढ़िया से होता, तो आपको लगेगा यार कितना बढ़िया बता रहे हैं। तो जो एक्सप्रेशन है या जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, या आप क्या चीज को, वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में हर बात सुनी जाती है, अगर आपको ये पता हो कि कौन सी बात कैसे पहुंचानी है, बस वही है। ओहो रेडियो जो आपने स्टार्ट किया है, ओहो रेडियो ने काफ़ी रीजनल वॉइसेस तो ग्लोबली पहुंचाया है, बट उससे पहले मैं ओहो रेडियो का जन्म कैसे हुआ, आपने इसका आइडिया कहाँ से आया? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, देखिए जब आप कोई प्लांट सीड डालते हैं और जो उसका फल एंड प्रोडक्ट है, सीड डालते हुए आप नहीं कह सकते कि इसमें इस शेप का कुछ निकलेगा,
लेकिन आपको ये पता होता है कि आप एक बीज बोने जा रहे हैं और ये एक कुछ रूप लेगा। मैं ऑनेस्टली बोलूं 2008 में जब मैं पहली बार जोधपुर गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति मेरे को मिले। हम लोग एक वहाँ पे मूवी हॉल स्टार्ट हो रहा था तो उसकी लॉन्चिंग के लिए आए थे, हम लोग पार्टनर थे। उन्होंने ऐसी इत्तफाकन मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो, यहाँ के तो नहीं लगते हो शक्ल वाइज। मैंने कहा मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। बोले बहुत दूर आ गए यार, क्या सोचते हो कितना काम करोगे यहाँ? मैंने कहा मुझे यहाँ का तो नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैं 10 साल बाहर काम करूँगा एंड फिर बैक टू पवेलियन हो जाऊँगा, अपने यहाँ कुछ करूँगा। ये बात मैंने बोली एंड मैंने बोला कि हो सकता है मेरे फादर का, क्योंकि स्कूल है, कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट करूँगा। ऐसा मैंने 2008 में मैनिफेस्ट किया। इत्तेफाक देखिए, मैंने 10 साल बोला और एग्जैक्टली 10 साल बाद मैं देहरादून आया। बागेश्वर नहीं गया लेकिन देहरादून आया 18 में, जोधपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली होते हुए। और जब यहाँ आया तो मेरे दिमाग में 2015-16 में ये थॉट बहुत अच्छे से आ गई थी कि मुझे आगे चल के फ्रिक्वेंसी बेस्ड रेडियो की, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, एक शहर तक सुनाई देता है, तो मैं उसको ग्लोबल पहुंचाना चाह रहा था। तो दुनिया भर में वेब रेडियोस चलते थे वेबसाइट्स के थ्रू, 2015-16 की बात है। और मैं दिमाग लगा रहा था कि इसको कैसे हम और रीजनल बना सकते हैं और हिंदी बना सकते हैं। तो जब 2019 में फर्स्ट कोविड लगा, उस वक्त पे मैंने देखा अचानक से लोग गांव-गांव में जूम कॉल यूज़ करने लगे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है, लूडो भी लोग जो है ऐप के करने लगे हैं ऑनलाइन। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार शायद अब हो सकता है। फिर मैंने देखा कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशंस के थ्रू, ऐप के थ्रू रेडियो चलना शुरू हो गया। और क्योंकि जब मैं देहरादून आया था उस वक्त पे बहुत लोग ये लिखते थे मेरे सोशल मीडिया पे कि हम आपको गाँव में कैसे सुनेंगे, या यहाँ के लोग जो दिल्ली NCR में या बॉम्बे में रह रहे हैं हम कैसे सुनेंगे। तो मुझे लगा कि एक ही तरीका इंटरनेट से पहुंचा सकते हैं। उस वक्त पे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐप डेवलप करें और उसके थ्रू ऐसा करें। तो मैं और मेरी वाइफ मोनिका हम लोग बात कर रहे थे, तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा इसमें कि क्रैक करने में बैकएंड को, क्योंकि मैं फ्रंट का आदमी हूँ, मैं फ्रंट तो जानता हूँ, बैकएंड जीरो है मेरा। तो उनको मैंने बोला, तो दिन फिर ये क्रैक किया हमने कोड की कैसे ये होगा, किन लोगों से जुड़ा जाएगा, कौन इसको बनाएगा, कैसे प्लेटफॉर्म तैयार होगा। एंड देन फिर क्योंकि मेरा सोशल मीडिया वगैरह ठीक चलता है तो लोग जानते हैं। तो जब पहली बार ऐप आया, लोगों ने कहा अच्छा कितने लोग सुनेंगे, क्या लगता है? तो मैं ये सोच रहा था, मैं बहुत रीजनेबल होकर बात करना चाह रहा था, अनरीजनेबल नहीं होना चाह रहा था। तो मैंने कहा यार महीने में अगर 5,000 ऐप डाउनलोड भी हो जाएंगे तो साल में लेट्स से 50,000 हो जाए, बहुत है। पर यकीन मानो वो 5,000 ऐप डाउनलोड तो जिस दिन पहले दिन ऐप आई, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी कि ऐप आ गई, आप डाउनलोड करके सुनिए और थोड़ा फीडबैक दीजिए। पहले 24 घंटे में ही 5,000 ऐप डाउनलोड हो गए, अगले 12 घंटे में और 5,000 हो गए, तो 10,000 ऐप डाउनलोड हमारे विद इन 1.5 दिन हो गए। और जो मैं 50,000 सोच रहा था एक साल में, वो हमने 2 महीने में कर लिए। और आई थिंक 1 लाख ऐप डाउनलोड्स हमारे 6 महीने में हो चुके थे। तो वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो इस तरह से हम रोल आउट कर पाए इसको। तो आज की डेट में मंथली लिसनर्स या डेली लिसनर्स आपको पता चलते हैं कितने हैं? हाँ, मंथली हम निकालते हैं, तो ये मान के चलो हिट्स पता चलते हैं हमको कितने हिट्स हुए हैं। ओके। तो ये मान के चलिए 2-2.5 मिलियन हिट्स हो जाते हैं ऐप पे। वाह। क्योंकि कई लोग उसको क्या है डायरेक्टली वेबसाइट्स के थ्रू भी सुन रहे होते हैं, और कई बार क्या होता है एक ही फ़ोन पे मान लो डाउनलोड है तो कई लोग मल्टीपल लोग सुन रहे होते हैं उसको, दिन में कई बार ऑन करते हैं। हाँ। तो इसलिए वो हिट्स दिखाता है कि एग्जैक्टली आपके उस पर हिट्स कितने हुए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल पिछले 4-5 साल की बात करूं तो जितना मैं एक बार हम पीछे चेक कर रहे थे, अभी तो नहीं किया मैंने, 6 महीने पहले करीब चेक किया था, तो हमारी ऐप पे करीब 50 मिलियन हिट्स हो चुके हैं। तो एक अच्छा नंबर, हाँ, काफ़ी अच्छा बड़ा नंबर है, वो भी देहरादून से इतना बड़ा, क्योंकि हम रीजनल कंटेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक उत्तराखंड को लेके कर रहे हैं कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन ही 1 करोड़ है। हाँ। तो 40-50-60 लाख लोग फ़ोन चलाते होंगे, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो करीब 5 करोड़ हिट्स हमारी ऐप पे हो चुके। ओहो रेडियो, जो ओहो वर्ड है उसे बोल के इतनी अच्छा सा लगता है ना कि मैंने वो भी देखा था कि गवर्नर सर भी अपने मुंह से जब आपने इवेंट था वो बोल रहे थे ओहो। हाँ। क्या वो इतने अच्छे सेंस में बोल रहे थे ना कि आपको ये नाम ओहो से खुशी आ जाती है। हाँ, ये एक्चुअली ना ओहो है भी एक एक्सप्रेशन ही है। हाँ। क्योंकि हम जब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने गोल्डन मेट्रो शो रखा तो नाम के पीछे की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब बहुत सारे हम नामों पे काम कर रहे थे कि ईजी हो, छोटा हो, उत्तराखंड झलकता हो, तो ये मान के चलो 400-500 नाम हमने हटाए। कई लोगों पे ट्राई किया कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, पूछ। फिर मेरी वाइफ ने अगेन उन्होंने बोला यार जब हम बागेश्वर जाते हैं तो मेरी मदर बहुत ओहो बोलती है, तो पहाड़ में ना स्लैंग वाइज ओहो ऐसा हो गया ऐसे, तो वो स्लैंग है।
तो मोनिका ने बोला कि यार इसका क्या मतलब होता है। मैंने कहा यार ये स्लैंग है, आदमी दुखी भी होता है ओहो ऐसा करता है, खुश होता है तो ओहो ऐसे। फिर हमने उसको लिखने की कोशिश करी कि अगर हम ओहो रेडियो नाम रखते हैं, एंड उसका सेंस बन रहा था कि आवर हिमालयन ऑनलाइन रेडियो, कि हमारा ऑनलाइन रेडियो तो ओहो रेडियो। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत। एंड टैगलाइन हमने पहले क्रैक कर ली थी, मतलब टैगलाइन पहले आ गया था, मेरे हिल की धड़कन। हाँ। मैंने सोचा तो कुछ भी हो मैं इसका नाम मेरे हिल की धड़कन रखूंगा, क्योंकि चाहे आप देहरादून में बैठे हो, चाहे पहाड़ों पे हो, या आप कोई, मैं कह रहा हूँ कि देश के किसी भी हिस्से से आया हो, जब वो उत्तराखंड की बात करता है एज ए स्टेट, तो उसके दिमाग में पहाड़ ही आते हैं। मेरे को ध्यान है 2015-16 में मेरे जयपुर के दोस्तों को, तब मैं वहाँ रेडियो करता था, पहली बार मसूरी घुमाने लाया। आप यकीन मानो ये जो राजपुर रोड पे सिल्वर सिटी है, हाँ। तो सिल्वर सिटी से मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो मेरे बगल में दोस्त बैठा था और 3 लोग पीछे, 5 लोग थे मसूरी। वो पहली बार राजस्थान से आए थे। तो सिल्वर सिटी से जैसे ही ऊपर को गए, बहुत सारे पेड़ है ना, दो काफी है, गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगे, कह रहे ये है जन्नत, ये है ऐसे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे यही तो चाहिए था लाइफ में, बिकॉज वहाँ जयपुर वगैरह में बिल्डिंग्स बहुत हैं, सब कुछ बहुत हैं, लेकिन वो जो माउंटेन की फीलिंग होती है, और वो लोगों ने जैसे ही ये ऊपर मैगी पॉइंट से ऊपर मसूरी दिखने लगा ना, उन्होंने गाड़ी रुकवा के बाहर आके चिल्लाने लगे, मतलब खुशी। और मुझे लगता है ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं अनयूजुअल, लेकिन वो जो खुशी लोगों के उसमें होती है, तो इसीलिए हमने उसका नाम ओहो रखा था, ओहो रेडियो। और वो खन्ना साहब का जिक्र आप सही कह रहे हैं, हमारा एक प्रोग्राम था उसमें आए थे, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे तो बोल के ही मजा आ जाता है, ओहो ऐसे। तो बड़ी खुशी होती है जब लोग इस तरह अप्रिशिएट करते हैं। ओहो रेडियो आपने स्टार्ट किया, तो ये स्टार्टअप में, तो ऐसे ओहो रेडियो तो स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब ऐसे काइंड ऑफ रेडियोस? तो यार देखो, स्टार्टअप है, बट क्योंकि सर्विस सेक्टर में है, तो एक तरह से उसमें डायरेक्टली, जैसे आप अगर उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो कि भाई जैसे कंट्री के अंदर या राज्य के अंदर स्टार्टअप होते हैं तो गवर्नमेंट की एड्स एंड फंडिंग मिलती है, तो ये उस कैटेगरी में तो नहीं है, बिकॉज आप कोई प्रोडक्ट उस तरह से मटीरियलिस्टिक नहीं बना रहे हो। तो जनरली उसमें क्या होता है, या तो उस तरह के प्रोडक्ट हो तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें हेल्प हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम एक मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी है, तो वो तो आपको खुद ही करना होता है। तो ये हमने खुद बनाया, खुद के फाइनेंसेस, खुद की चीज़ों से ही इसको क्रिएट किया है। बट अगर स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस हिसाब से जानना चाह रहे हो बताइए, तो मैं फिर। क्योंकि लोग बहुत सोचते हैं ना कि मतलब रेडियो है तो मतलब ऑलमोस्ट इतना बड़ा एक्सपेंसिव सेटअप होता है, तो काफ़ी, तो मतलब कोई ना कोई बैकबोन तो होती होगी। तो उसमें तो ये है यार, देखो मुझे लगता है कोई भी मीडिया हाउस जब आप रन करते हो, वो तो आपको अपने ही एफर्ट्स डालने उसमें ज़्यादा रहते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा ये हो गया है कि देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स का इस टाइम पे बहुत अच्छा वो चल रहा है, एक तरफ हम शार्क टैंक देख रहे हैं, ये वो अवेयरनेस बहुत हुई है, अवेयरनेस। लेकिन जिस वक्त हमने सोचा होगा 2020 में, तब तो जीरो अवेयरनेस थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आज शायद आसान है क्योंकि आपके पास बताने को एक ओहो रेडियो का प्लेटफॉर्म है कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। लेकिन जब मैं खुद कई लोगों से बात करने उस वक्त गया था, गवर्नमेंट ऑफिशियल या प्राइवेट में भी, तो आप ये मान के चलो कि सब लोग यही बोलते थे कि इससे पहले किसी ने किया है। मैं कहता था नहीं, तो कहते थे फिर कैसे होगा, क्योंकि जब तक आपके पास एक एग्जाम्पल नहीं होता ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन आज एक हमारा एग्जाम्पल है, सक्सेसफुली हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 साल हो गए हैं, तो अब मुझे लगता है उतना चैलेंज औरों के लिए नहीं आना चाहिए। ओहो रेडियो के थ्रू हमने काफ़ी सोशल इनिशिएटिव्स लिए हैं। ओहो हिल यात्रा अब तक काफ़ी एक ज़्यादा वो मेन की पॉइंट था, आपने हिल्स में अब उसके थ्रू काफ़ी इनिशिएटिव पहुँचाया, तो आप उसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ, तो ये ना, जब हमने 2021 में रेडियो स्टार्ट किया फरवरी में, 3 फरवरी को, मार्च के महीने में ही, और यकीन मानो मैंने तब तक पूरा उत्तराखंड खुद भी नहीं देखा था, क्योंकि 2004 में जब मैं बहुत छोटा था स्कूल में, उस टाइम में बागेश्वर से दिल्ली चला गया। तो दिल्ली गया तो मैंने बागेश्वर देखा था, एक पिथौरागढ़ देखा था, गढ़वाल में एक नरेंद्र नगर देखा था, और उसके बाद में अल्मोड़ा हल्द्वानी होते हुए दिल्ली चला गया। बाद में घूमने के लिहाज से एक बार मैं देहरादून आया था, दैट्स इट। लेकिन गढ़वाल रीजन बाकी मैंने नहीं देखा था, और कुमाऊं के भी बहुत सारे एरियाज नहीं देखे थे। तो मेरा मन था कि जब हम इसको अवर हिमालयन ऑनलाइन रेडियो कह रहे हैं, ओहो रेडियो उत्तराखंड कह रहे हैं, तो हमको सिर्फ देहरादून में नहीं रहना। देहरादून में हमारा सेटअप हो सकता है, लेकिन हमें उत्तराखंड की कहानियाँ कहनी, तो हमें ट्रैवल करना चाहिए। तो मार्च के महीने में ही हमने एक ट्रैवलर उठाया, और एक और गाड़ी मेरे पास में उस वक्त पे होंडा CR-V होती थी, बस 2 गाड़ियाँ लेकर हम निकल गए। तो हमारे कुछ साथी थे जिनको गढ़वाल की नॉलेज था, उन्होंने कहा हम साथ में चलेंगे, तो हम निकल पड़े। बस हमको ये नहीं पता होता था आज हम इस इलाके में कल कहाँ होंगे, बस लोगों से मिलते रहते थे। तो जाते थे, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने हाथों हाथ लिया, बहुत प्यार दिया,
और जिस भी शहर में जाते थे वहाँ लोग बहुत वेलकमिंग थे, और धीरे धीरे हम जुड़ने लगे लोगों से। तो फर्स्ट ईयर में तो हमारी कोशिश थी कि जो वहाँ की मार्केट्स हैं, टेम्पल्स हैं, कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, इनको कवर करें। सेकेंड ईयर से हमने इसका एक एजेंडा बनाया, और एजेंडा सिंपल ये था कि हमें आने वाली जनरेशन, जो मैं बार बार शुरुआत में भी कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी का एक पड़ाव पर है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, एंड स्पेशली स्किल डेवलपमेंट को लेके बच्चों के, क्योंकि आज जो मैं कर पा रहा हूँ या जो तुम यहाँ बैठ के कर रहे हो, ये स्किल और टैलेंट बेस्ड काम है। देखिए, जिसको डॉक्टर बनना है वो बने, जिसको इंजीनियर बनना है, किसको IAS बनना है, IPS बनना, आर्मी में बनना है, शेफ बनना है, सब कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि उसके अलावा भी तो कुछ लोग बच जाएंगे, उनके क्या होगा? तो वो अगर अपने स्किल और टैलेंट पे काम करें, जिस तरह तुम और मैं कर रहे हैं, तो मैं उसी चीज़ को आने वाली जनरेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो इसीलिए हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हिल यात्रा में ये मेक श्योर किया कि हम स्टूडेंट्स के बीच उत्तराखंड के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, और वहाँ पर उन लोगों को एम्पावर करेंगे, उनके साथ अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हिल यात्रा को इस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं, और अब हमारा इसका 5वां सीज़न आने वाला है। और इस बार की हमारी थीम, हर साल अलग थीम होती है। फर्स्ट ईयर में जैसे टूरिज्म को लेके था, सेकेंड ईयर हमारा जो चला था उसमें हमने फोकस ये किया कि हम राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात करें कि यूथ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ। उसके बाद हमारा था केदारखंड से मानसखंड, 1 नंबर उत्तराखंड। फिर इस बार का जो हमारा थीम था, उसके अंदर हमने ये कोशिश करी कि हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और अभी जो हमारी इस बार की थीम है वो हमारी होने वाली है हिल की स्किल। तो हिल की स्किल को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये हमारी कोशिश है। जैसे आप कभी इंटरैक्ट करते हो, तो कभी आप तो कोई सबसे इमोशनल करने वाली चीज़ लगी जब आप इंटरैक्शन करते थे बच्चों से? यार, मेरे को ध्यान है 2 साल पहले आई थिंक हिल यात्रा का सेकंड सीजन था, जहाँ तक मुझे लग रहा है, या थर्ड था, सेकंड रहा होगा जहाँ तक है। एक बच्ची ने कोटद्वार के विद्यालय में, और वहीं से मुझे आइडिया आया था कि हम कुछ करें। वो इंट्रोड्यूस कर रही थी मुझे, मैं ऑडियंस में, मतलब वहाँ गेस्ट में बैठा था, और वो स्टेज पे गई तो होता ही है कि वो रेडियो आया है, ये वो RJ काव्य आए हैं। तो उसने एक बात बोली थी कि RJ काव्य बोल रहे हैं तो ज़रा गौर से सुनिएगा, हमारे इन सर के अंदर हिमालय बोलता है। तो ऐसा जब उसने बोला, मेरे को लगा यार इसने बहुत बड़ी बात बोल दी। कई बार क्या होता है, जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो आप उनको दूर से अलग तरह से देख रहे होते हैं। हाँ। और इसीलिए मैं बड़ा कॉशियस रहता हूँ इस चीज़ को लेके कि किस तरह से हम बिहेव करें अपनी ज़िंदगी। आपको नहीं पता कि कौन आपसे कहाँ इंस्पायर हो रहा है, वो आपको देख के क्या सोचता है। जब उसने ये बात बोली कि RJ काव्य बोल रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, हमारे सर के अंदर हिमालय बोलता है, तो मुझे लगा कि ये बहुत एक जिम्मेदारी का भाव है। और उस चीज़ ने मेरे को बड़ा इंस्पायर भी किया और इमोशनली बड़ा कनेक्ट किया। और वहीं से हमने एक शुरुआत करी कि हम स्कूल के बच्चों के साथ ऑडियो पॉडकास्ट करेंगे उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे ओहो रेडियो पर संडे को हम 3 विद्यालयों के साथ, एक कोटद्वार का स्कॉलर्स अकेडमी है, फिर अमेनिटी पब्लिक स्कूल है रुद्रपुर में, एंड देन औरम ग्लोबल स्कूल है हल्द्वानी में। तो वहाँ हमने छोटे आपकी तरह स्टूडियो सेटअप किया है जहाँ बच्चे रिकॉर्डिंग करते हैं, एंड उसको हम हमारी ऐप के थ्रू वर्ल्ड वाइड पहुँचाते हैं। तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। साथ ही डिटॉल के साथ भी एक हमारा चलता है स्कूल रेडियो पॉडकास्ट। अभी हम BIS के साथ ही, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस बीच हम एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड के एम्बेसडर करके जूनियर RJs एक और हमने स्टार्ट किया है। तो इस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं, एटलीस्ट हम उनकी वॉइस को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। तो बस ये है। और उनके अंदर एक टैलेंट तो जगा भी रहे हैं। हाँ, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेसफुल चीज़ एक वही हो जाती है, अगर हमने हमारी बात से अगर किसी का टर्निंग पॉइंट हो जाता है जैसे लाइफ में, कि जैसे मैंने भी, जब मैं फोटोग्राफी में बहुत था, जब मैं पर्सनली बताऊं, मेरे स्कूल में मैं जब एक बार था तो हमारे स्कूल में एक बाहर से फोटोग्राफर आए थे। तो अब उनके पास इतना बड़ा कैमरा और इतना लंबा लेंस था, तो मैं पूरे उस शो के दौरान उन्हीं का कैमरा देखा, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। जिस दिन मैंने वो कैमरा देखा था, उस दिन से मैंने टर्निंग पॉइंट आ गया था कि मुझे फोटोग्राफी अपना पैशन फॉलो करना है। मैंने काफ़ी फ़ोटोग्राफी सीखी, और मतलब आज की डेट में जो मैं एक स्किल है, मेरी फोटोग्राफी स्किल बहुत स्ट्रांग हो गई। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा था वो। आजकल हर यूथ इन्फ्लुएंसर बन रहा है, तो उस पर आपका कुछ एक्सपीरियंस, आपका कुछ कहना है? नहीं, अच्छा है, कोशिश करनी चाहिए, बट मैं ये कहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म का प्लान बनाइए।
शॉर्ट टर्म मत बनाइए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने कभी सुनील ग्रोवर को देखा है हाँ कॉमेडी करते हुए? वो क्या करते हैं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं कि मान लीजिए हमारे फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उनकी आवाज़ की नकल करते हैं। मान लीजिए शाहरुख खान की किसी की आवाज़ की नकल किसी ने करी, बहुत अच्छी करी, और किसी थर्ड पर्सन ने इस व्यक्ति की नकल करी जो ये कर रहा है, ओरिजिनल शाहरुख की नहीं, शाहरुख की नकल कोई कर रहा था, उसकी नकल को या मिमिक्री को किसी ने सुन के कुछ किया, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ वो कुछ लेवल पे पहुंचेगा और यहाँ तक वो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, और एवरी टाइम आप इस पे डिपेंडेंट रहोगे कि ये क्या करेगा। सुनील ग्रोवर क्या करते हैं, जो मैंने उनकी कॉमेडी को देखा है, वो एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उसको कैप्चर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉइस में नहीं जाते। ये उदाहरण मैं किस सेंस में दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये देख पा रहा हूँ आजकल क्या हो रहा है कि लेट्स से कोई एक कोरियोग्राफर हिट हो गया तो सब उसकी कोरियोग्राफी को कॉपी करने लग जाते हैं। कोई एक व्लॉगर हिट हो गया तो सब सोचते हैं कि मैं भी सेम तरह की व्लॉगिंग करूं। कोई मान लीजिए स्टोरीज कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं भी ऐसे ही स्टोरी कहूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को आपको रोकना होगा अगर आपको लंबा जाना है, बिकॉज आप एवरी टाइम उसको देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, उस हिसाब से कर रहे हो, बजाय के आप उस प्लेटफॉर्म को या हुनर को अप्रिशिएट कीजिए, एट द सेम टाइम अपना स्किल निकालिए कि मैं क्या हूं, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है। हो सकता है आपने उसके काम करने के तरीकों को देखा, आपको अच्छा लगा, लेकिन उसमें इनोवेशन क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप नकल करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि एक आलू है, आलू से किसी ने कहा जी उसके ना समोसे बड़े फेमस हैं, तो आपने उसके समोसे देख के खुद भी समोसे बनाने शुरू कर दिए। हाँ राइट, जैसे देहरादून में होता है, एक किसी का मोमो का ठेला चलेगा तो उस लाइन में सारे मोमो बनाने लग जाते। हाँ क्या आलू से सिर्फ समोसा बन सकता है? नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। फ्रेंच फ्राइज बन सकते हैं, चिप्स बन सकते हैं। उसने समोसे का ब्रांड बनाया है तो आप उसी आलू से चिप्स का ब्रांड क्रिएट करो, उसी से फ्रेंच फ्राइज का क्रिएट करो, उसी से कुछ और ट्राई कर लो। तो मेरा ये कहना है, जैसे कॉर्न से स्वीट कॉर्न ही नहीं होता है ना, हो सकता है आप उससे पॉपकॉर्न से तो लाइफ में ये करना है कि कॉपी नहीं करना है, स्किल को निकालना है, बाकी सब कुछ ठीक है। इंस्पायर हो बट अपना यूनिक फ्लेवर, अपना यूनिक, हाँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या यूनिक कर सकते हो। जैसे मैं भी बहुत लोगों से इंस्पायर हूँ, मैं आपसे भी इंस्पायर हुआ था कि मैं आपके वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखता था, आप बोलते थे, स्टोरी टेलिंग होती थी, आप अपनी कहानियाँ शेयर करते थे, तो मैं काफ़ी आपके बोलने के तरीक़ों से इंस्पायर हुआ। तो ऐसे ही मैं पॉडकास्ट में भी काफ़ी इंस्पायर हुआ। आपने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, संजय मिश्रा सर के साथ भी किया है। आप तक कभी कोई ये भी रहा थी, मतलब ड्रीम पॉडकास्ट किसके साथ गेस्ट? नहीं यार, ऐसा तो नहीं रहा है, ऐसा नहीं, बट मतलब ऐसा नहीं है कि इनके साथ करना ही करना है, लेकिन ये है कि जो भी अच्छे लोग जिनसे कुछ काम सीखने को मिले। एंड इत्तेफाकन ऐसा हुआ अभी तक, जैसे संजय मिश्रा का आपने जिक्र करा, मैं उनकी फिल्म आंखों देखी से बहुत इंस्पायर था। मैंने उनको स्टोरी बताई, वो बहुत खुश हुए वो स्टोरी को सुन के। मैंने शिव खेड़ा जी का तो यू कैन विन करके उनकी बेस्ट सेलर है, तो जब मैं दिल्ली में नया नया गया था तो मैं ये जो DTC की बसेस से स्कूल जाता था, ऑटो के पीछे को लिखा रहता था, उसमें लिखा रहता था कि अगर तुम्हारे पड़ोस में अत्याचार हो रहा है और तुम्हें नींद आ जाती है तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका है, और नीचे शिव खेड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक। तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये कितनी गहरी बात ही इन्होंने कह दी। तो पिछले बरस ही वो देहरादून आए थे, तो हयात में हम लोग मिले थे, तो जब मैंने उनको बताया कि 19 साल पहले मैंने आपका एक पढ़ा था, तो उनको बड़ा शॉकिंग था कि बोले तुम पहले व्यक्ति हो जो इस तरह से मेरे से मिल रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैंने ऑटो के पीछे आपका 19 साल पहले देखा। तो मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है कि मैं जिन जिन लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ, इन वे किसी न किसी तरह से वो लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं या मैं उनके साथ मंच साझा किया है। फॉर दैट मैटर प्रसून जोशी जी से मैं उनकी राइटिंग को लेके, और मैं ये बार बार जिक्र करता हूँ, उनके कई गाने हैं, जैसे रंग दे बसंती का जो टाइटल ट्रैक है, थोड़ी सी धूल मेरी, तो क्या कहते हैं, मेरे वतन की थोड़ी सी वराई जी खुशबू मस्त पवन की, तो इतना अच्छा रंग दे बसंती का टाइटल ट्रैक। सत्यमेव जयते जो उन्होंने लिखा कि तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके, जुनून है तेरे इश्क का जुनून है, रग रग में इश्क दौड़ता ये बावरा सा खून है। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। या फिर जैसे उन्होंने ये लिखा था कि ओ रंगरेज, ओ रंगरेज मेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के, भाग मिल्खा के अंदर। वो बहुत खूबसूरत गीत है। तो उनके साथ भी एक बार मंच साझा करने का मौका लगा।
तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि किसी के साथ पॉडकास्ट या ऐसा, जिंदगी में जब जो होना होगा वो तो हो जाएगा। हो जाएगा। आपका फेलियर्स पे कुछ कहना चाहते हो? क्या आपने कभी कोई फेलियर जो आपको सिखाया किसी एक फेलियर ने बहुत कुछ? मैं ये सोचता हूँ फेलियर के बारे में, एक्चुअली हमने ना आज तक ज़िंदगी में सफलताओं को बहुत सेलिब्रेट किया है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि फेलियर की कहानियों को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए जो भी सफल हुआ है उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग असफलता का कोई रीज़न रहा है जिसने उसको किक दी है। बीट आप फास्ट फूड चेन में सबसे बड़ा नाम अगर कहोगे, आप KFC का जिक्र करोगे। बताते हैं कि वो 53 इयर्स ओल्ड थे जब उन्होंने इसको केंटकी फ्राइड चिकन को कॉइन किया। हाँ, 53 साल में, यानी कहीं तो एक फेलियर या कुछ ऐसा रहा होगा कि जहां से उनको किक मिली कि बॉस मेरे को क्रिएट करना है। अदरवाइज 53 में तो आदमी रिटायरमेंट के प्लान बनाने लग जाता कि तो अब कुछ नहीं करना, अब चिल करना है। उन्होंने वो बनाया। आप देखिए मार्क ज़करबर्ग का, आज हम बाबा नीम किरौली का जब जिक्र करते हैं बार बार वहाँ ये आ रहा है कि स्टीव जॉब्स आए, उन्होंने क्रिएट किया, ज़करबर्ग आए, उन्होंने यहाँ के एक कुछ बाहर निकले और क्रिएट किया। विराट कोहली, अनुष्का का जिक्र आ रहा है कि यार इन्होंने यहाँ आके उसके बाद क्रिएट किया। तो असफलताओं की कहानी को बार बार कहा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कई बार क्या हुआ है ना, कुछ फील्ड में असफलताओं को या सब्जेक्ट्स में असफलताओं को छुपाना शुरू कर दिया है, और उसको हमने क्या ले लिया है, बिल्कुल एक इमेज के ऊपर इतना बड़ा बर्डन डाल दिया है। और पेरेंट्स हो, समाज हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ सोसाइटी से भी कि आप थोड़ा सा ना दयालु बनिए, थोड़ा करुणा का भाव लाइए। थोड़ा सा कोई अगर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है या कोई गिर गया, जैसे कोई गिरता है हम मजाक बना देते हैं, अरे यार देखो ये गिर गया, मजाक। गिरने पे मजाक बना देते हैं हम, रंग पे किसी के, हाइट पे किसी के, बोलने पे किसी के, दिखने पे किसी के। हम पता नहीं एक कैसी परफेक्ट दुनिया चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। गर्मी होती तो हम कहते हैं गर्मी कितनी हो गई, सर्दी होती तो ठीक रहता। सर्दी होती है तो हम कहते हैं कि गर्मी ठीक थी यार, ठंडा कितना हो रहा है। रात होती है तो हम कहते हैं कि दिन क्यों नहीं बजा रहा। दिन होती है तो हम कहते हैं इतना खराब हो रहा है, रात ही ठीक है इससे। हम खुशी नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ ना परफेक्ट चाह रहे हैं। हम मौसम अपने हिसाब से चाह रहे हैं, फल अपने हिसाब से चाह रहे हैं, सब्जियां अपने हिसाब से चाह रहे हैं। हम नेचर को नेचर के हिसाब से नहीं होने देना चाह रहे। और इसीलिए क्या हुआ है, हमने ये जो ग्लोबल वार्मिंग कर दी है, हमने ना सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया है, सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 20-25 साल पहले आप सोचिए, या और पीछे जाइए, किसी के घर में 3-4 बच्चे होते थे ना, तब तो बहुत बच्चे होते थे। तो ऐसा कोई नहीं कहता था कि सारे बच्चे नौकरी करो। वो ये कहते थे कि एक बच्चा नौकरी पे चला गया तो भाई तू घर पे रहेगा, तुम खेती बाड़ी भी देखनी है, एक होगा जो पशु वगैरह भी देखे, एक होगा जो टेक केयर करेगा लोगों का। तो एक इकोसिस्टम पूरा बना हुआ था ठीक ठाक। इस सब परफेक्ट करने के चक्कर में हमने सब कुछ बिगाड़ दिया, और परफेक्ट कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं है, हमने बैलेंस बिगाड़ दिया, गाँव को खाली कर दिया हमने। उस दिन यही बात एक रील पे, वो कई लोगों ने देखा उसको, आई थिंक 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। मैंने यही कहा उसमें कि एक समय था जब गाँव में हम धनिया उगा रहे थे, हम मिर्च उगा रहे थे, हल्दी उगा रहे थे, दालें उगा रहे थे, सारे अनाज उगा रहे थे, वहीं घराट होते थे, उसमें उनको पीसते थे, है ना। सिर्फ नमक, चाय पत्ती और शायद ये मिश्री गुड़ लेने सड़क तक लोग आते थे। तब सड़कें नहीं थी, पैदल के रास्ते थे। तो आदमी सोचता था यार नीचे नहीं जाना, सब यहीं उगाओ। कौन ये 10 किलोमीटर पैदल जाके नीचे उतरेगा। जिस दिन से सड़क पहुंची, आदमी उस दिन से शहर पहुंच गया, वो गाँव खाली हो गए। पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब लोग इसको कहेंगे क्या सड़क नहीं पहुंचनी चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, जब पुराने ज़माने में कुछ नहीं था, सब वहाँ रह रहे थे, अब सब कुछ पहुंच गया तो वहाँ कोई है ही नहीं। कोई है नहीं। एक बात बताइए, ड्रोन पहुंच गए हैं गाँव। हाँ। गाँव में लोग शादियों में ड्रोन उड़ा रहे हैं। ठीक, स्कूटी आपके आंगन में खड़ी हो गई है गाँव में। आपके पास हाथ वाले ट्रैक्टर आ गए, पहले तो बैल होते थे। हाँ, वो चैलेंज भी खत्म हो गया। तो अब क्यों नहीं है लोग? ठीक है, जिनको नौकरियों के लिए, मान लीजिए जैसे मैं हूँ, ऑब्वियसली मैं एक्सीडेंटली बाहर गया, मेरे मन से नहीं गया, क्योंकि मैं फेल हुआ तो मुझे, मेरे पेरेंट्स को लगा होगा यार ये यहाँ बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे पढ़ने भेजा बाहर। मेरे पेरेंट्स तो आज भी बागेश्वर रहते हैं, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इस शहर का अस्थायी निवासी हूँ कई बार मजाक में। सो काम करने के लिए जाना। लेकिन आज मैं यहाँ बैठ के भी पहाड़ की बात कर रहा हूँ। आप जो मुझसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप यही तो पूछ रहे हैं कि आपने कैसे इसको हिल यात्रा और ये सारी चीज़, कहीं पे रहना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचना,
अगर कोई बेवजह बाहर निकल गया है कि क्योंकि फैशन बन गया है, क्योंकि दुनिया ऐसा कर रही है इसलिए हम ऐसा करेंगे। आप सोचिए ना, पहले लोग कहते हैं कि आज की जो एक कॉन्वर्जेशन आती कि स्कूल नहीं है, ये नहीं है, तो स्कूल तो वही स्कूल पहले चल रहे थे वही आज चल रहे हैं, राइट? क्योंकि देखा देखी में हमने क्या किया, वो प्राइवेटाइजेशन को इतना वो कर दिया। एक बात बताइए, एक सरकारी स्कूल में स्किल्ड टीचर आता है, एग्जाम क्वालिफाई करके आता है, बेस्ट टीचर है वो। प्राइवेट में तो कोई तुक्के से भी बन सकता है, उसमें क्या है, जिसको कहीं जॉब नहीं मिली वो भी प्राइवेट में बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल खराब है या गवर्नमेंट वो, मैं जस्ट एक पैरामीटर कह रहा हूँ। एक आदमी क्वालिफाई करके कोई क्लियरेंस के बाद वहाँ पे आया, वो खराब कैसे हो सकता है? और ख़राब थे तो मुझे ये बताइए कि पहले के विद्यालयों से जो आज के बड़े बड़े IAS IPS निकले हैं, या जो देश के प्रधानमंत्री तक, या कोई भी अपने फील्ड में पहुंचा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में पहुंचा है, वो सरकारी विद्यालयों से तो पढ़ के निकले होंगे। पहले तो प्राइवेट होते ही नहीं होते, रेयरली होते थे। सरकारी हॉस्पिटलों में ही पैदा हुए, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा के, सरकारी नल से पानी पी के ही बड़े हुए। तो तब कैसे हो गया था और अब कैसे नहीं हो रहा है? तो कुछ तो हमने भी गड़बड़ किया है ना। हाँ, और हम दोष सारा उस पे डाल देते हैं, दूसरे पे। ये है। आप आज की डेट में पॉडकास्टिंग बहुत बूम हो रहा है जी। और रेडियो के साथ और पॉडकास्ट, तो आप फ्यूचर अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ों को डिजिटल लाने का एक समय आ गया है, बिकॉज वो आपकी रीच को बढ़ाता है, आपकी आवाज़ को बढ़ाता है। रेडियो एक सर्टेन एरिया में सुनाई देता था पहले फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, हम ऐप पे आए तो ऐप की वजह से क्या हुआ, चलो एक लार्जर स्केल हो गया। सेम हो गया, इंटरव्यूज़ पहले अखबारों में छपते थे या टेलीविज़न में होता था, तो एक टाइम पे 300 चैनल तो आप नहीं देख पाओगे, एक टाइम पे 300 अखबार या कहीं से एक लिमिटेड वो। अभी पॉडकास्ट या इसकी वजह से क्या हुआ है कि छोटे छोटे जगहों की कहानियाँ आने लगी हैं, अपने अपने हिसाब से लोग अपनी बातें कहने लगे हैं, और हर फील्ड में हो रहा है। आप देखिए ना, आप इस तरह का एक लाइफस्टाइल या एजुकेशन या जिसको कहेंगे करियर को लेके बातचीत हम कर रहे हैं, उसी तरह कोई मान लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में है, वो उस तरह के पॉडकास्ट कर रहा है। कोई मान लीजिए फिटनेस के फील्ड में उसमें कर रहा है, कोई शेफ है वो उस तरह के कर रहा है, कोई इंजीनियर है। आज आप देखिए ऑनलाइन आपको सब कुछ पता चल जा रहा है कि एक घर कैसे बनाना है, इंटीरियर कैसे करना है, सब कुछ ही मालूम चल रहा है ना। तो मुझे ये लगता है कि अगले 5 नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये 10 साल अभी इसमें बहुत अच्छा टाइम है। शॉर्टकट न लो, थोड़ा सा लंबा रास्ता लो, लेकिन ऐसा रास्ता लो जो सस्टेनेबल, और उसमें इम्प्रोवाइजेशन, उसमें एक वन अप, और उसमें यूनिकनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ समय के साथ कि दुनिया कहाँ चल रही है, उस हिसाब से उसको अपग्रेड करना। तो मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपकी शो के दौरान कोई आपका लिसनर या कोई ऐसा फीडबैक जो आपको आज भी याद है? यार, एक फीडबैक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक तरह से वो बड़ा जुड़ाव हुआ था। मैं कलकत्ता में था एक बार, तो कलकत्ता के अंदर मैं रेडियो पर शो कर रहा था, और एक फिल्म थी रणबीर की, उसका गाना था, मोहित चौहान ने गाया था वो। तो जैसे वो गाना ख़त्म हुआ तो मेरे मुंह से निकला कि यार ये भी अपने पहाड़ों के हैं, और इनका माये नी मेरी ये शिमले दी राह चंबा कितनी दूर, बड़ा अच्छा लगता मुझे गाना। तो कलकत्ता में ही एक कैब ड्राइवर था, वो था हिमाचल का, तो उसका मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला, दादा मैं यहाँ 8 साल से कैब चला रहा हूँ, और आज पहली बार अपने यहाँ का कोई पहाड़ का व्यक्ति आपकी तरह रेडियो पे बोल रहा है, तो बड़ा कनेक्शन फील हुआ है। आप कहाँ से हैं? मैंने कहा यार मैं उत्तराखंड से हूँ। आप कहाँ से? उसने कहा मैं धर्मशाला हिमाचल से हूँ। तो मेरे मुंह से निकला कि अच्छा आप भी उत्तर का पुत्र हो, तो ऐसे मतलब नॉर्थ से। हाँ। एंड एक्चुअली मेरे नाम का जो ये एक उत्तर का पुत्र, मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया बाद में, और इस तरह से एक पेन नेम टाइप हो गया था, वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ कि मेरे मुंह से एक्सीडेंटली निकला कि उत्तर का पुत्र हो, ऐसे राइमिंग में निकल गया। तो मेरा एक वहाँ पे साउंड इंडिया था, रेजुडे, तो उसने बोला कि अरे यार भाई वो तू क्या बोला अभी, वो उत्तर पुत्र। मैंने कहा हाँ वैसे बोला, ये बड़ा अच्छा नाम, वो बंगाली है, तो हिंदी थोड़ा फंसती थी, तो ये तेरा बड़ा अच्छा है, ये तुम रखो इसको तुम ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं देहरादून आया तो मैंने उत्तर का पुत्र यूट्यूब चैनल बनाया। तो आपने कलकत्ता में रेडियोज में थे आप? हाँ, कलकत्ता भी 1 साल रहा मैं। तो वहाँ पे अपने बंगाली में कुछ कभी? हाँ, मेरे को बांग्ला म्यूजिक, फूड, मैं बालीगंज पहाड़ी में रहता था, और बांग्ला फूड जो है माछेर झोल से लेके रसगुल्ला डीम, वो सब खाते थे हम, बड़ा मज़ा आता था, कच्चे सरसों का वो। एंड मैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की उन लाइनों से ना बड़ा इंस्पायर रहा हूँ।
कि जब जिंदगी में कोई आपका साथ न दे तब भी आप अकेला चलो, जो उनका एक मुझे लगता है कि वो बंगाल का नेशनल एंथम है वो कि जोरी दोरी दक्षिण क्यों नाशे तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, जोरी तोरी दक्षिण क्यों नाशे तबे एकला चलो रे। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं भी बंगाली हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। तो मतलब बंगाली सॉन्ग्स तो काफ़ी मतलब ऐसे बहुत आपको एक पेट्रियाटिक फीलिंग भी जागरूक करते हैं। बहुत अच्छा है। मैं बंगाल में एक चीज़ सीखा, उस वक्त मेरे को थोड़ा गुस्सा आता था इस बात पे कि मेरे ऑफिस में जितने लोग थे उनको हिंदी अंग्रेजी आती थी, हाँ। वो ज़बरदस्ती बांग्ला में पूरे टाइम और मैं परेशान हो जाता था। लेकिन जब मैं बाद में उत्तराखंड आया ना, मैंने कहा यार ये भी एक तरह की ओनरशिप है। हाँ, मैं परेशान जरूर हुआ, लेकिन ओनरशिप इस चीज़ को लेके है कि आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़बान, अपनी भाषा से कितना प्यार है। तो मेरे दिल में बहुत हाई रिगार्ड है उस चीज़ को लेके, वहाँ के लोगों को लेके, एंड जिस तरह से। और मैं बहुत सारे म्यूजिशियन, आप देखिए अरिजीत सिंह से लेके प्रीतम, और बिल्कुल प्रीतम दा हो गए, देन वहाँ पे एक है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, मैं बड़े अच्छे, जैसे जीत गांगुली इतना बढ़िया म्यूजिक करते हैं। देन क्या कहते हैं आपके अमिताभ भट्टाचार्य, जिन्होंने इतना सारा लिरिक्स लिखे हैं बहुत ही कमाल के। तो ऑर्को प्रो मुखर्जी, उनका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह के बहुत लोगों से मैं बड़ा इंस्पायर रहा हूँ वहाँ के। सुजॉय घोष की फिल्म हम इतना देखते हैं, सुजीत सरकार का सिनेमा इतना बढ़िया है। तो मैं बड़ा, और बहुत हाई रिगार्ड है, एंड स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके जो वहाँ, और एक प्रॉपर तालीम जो बाकी जगहों पे शायद ठीक है आदमी सुन सुना के, जैसे मैं सुन सुना के वो हुआ, लेकिन वहाँ पे जो स्पेशली आपका पेंटिंग, मतलब कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई गा रहा है, उस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि वो पैशनेट बहुत है, काफ़ी क्रिएटिव है। हाँ, मैं आज भी मतलब जब मैं उस वक्त पे विक्टोरिया वगैरह घूमने जाते थे हम, जो बना हुआ है वो इतना बड़ा, वो टायर वो चल रहा है, वो शहर के लिए मतलब जितना बोला जाए, मतलब एक ही सड़क पे हाथ रिक्शा भी चल रहा है, ट्राम भी चल रही है, येलो टैक्सी भी चल रही है, पैदल भी लोग चल रहे हैं। तो वो एक बहुत ही यूनिक शहर है। हमारे बड़े दो कमाल के मित्र अभी भी वहाँ रहते हैं। एक हमारे दीपक हैं, डीके उनको बोलते हैं, और एक मोन्टू भैया है हमारे, तो उनके बिजनेसेस हैं वहाँ, तो वो वहाँ से भेजते रहते हैं मेरे को। वहाँ पे बेक्ड रसगुल्ला उसका बड़ा अच्छा लगता था, उसका बलराम मलिक का, तो वो खाता रहता हूँ मैं। तो अभी भी, बल्कि अभी उन्होंने पान भेजा था पीछे, उनका बच्चा ऊपर यहाँ मसूरी पड़ता है बोर्डिंग में, तो पान भेजा था कलकत्ता, तो कलकतिया पान, तो हम खाते रहते हैं वो। आज आप स्टार्ट किया था, तो आप जब माइक पे बोलने से पहले आप तो कभी नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस आपने कैसे बिल्डअप किया? मैं तुम्हें बताऊं, मैं वैसे मैं आरजे क्यों बना एक्चुअली, हाँ, क्यों बना की स्टोरी वैसे तो है, लेकिन मैं आरजे ही क्यों बना, मैं कैमरे पे भी जा सकता था। मैं बाय नेचर, तुम शायद नहीं मानोगे, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। इस बात को शायद अब कोई नहीं मानेगा। मैं भी मानता हूँ, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे स्कूल में क्लास 11 तक मुझे कोई नहीं जानता था, बस एक अपॉर्चुनिटी ने मेरा लाइमलाइट में ले आया मुझे स्कूल में। तो मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ उस तरीके से। लेकिन सॉरी, तुम्हारा सवाल क्या था? मैं एकदम मिस आउट किया। आपने अपना कॉन्फिडेंस और कैसे? यस। सो हुआ क्या था, जब मैं दिल्ली गया नया, तो वहाँ पे ना एक 15 दिन की वर्कशॉप थी, जहाँ पे आरजे, एंकर और न्यूज़ रीडर का 3-3, 4-4 दिन का कुछ चल रहा था। मैंने वो किया, तो मैं बिल्कुल उत्तराखंड से नया गया था, हाइट ठीक थी, गोरा चिट्टा एकदम लाल दूर। तो उन्होंने कहा यार आपको तो टीवी करना चाहिए, और मैं घबरा के मैंने कहा ना मेरे को मतलब आगे नहीं आना है, मुझे वैसा वाला बताओ जिसमें मैं दिखूँ नहीं। तो उन्होंने कहा उसके लिए तो फिर रेडियो ही हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, रेडियो कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें दिखाई नहीं दूंगा। उस टाइम कैमरे वैमरे का कोई सेटअप ऐसा होता नहीं था। तो मुझे ध्यान है कि मैं कानपुर पहुंचा 2008 में, पहला IPL का मैच था। तो वहाँ पर आरजेस को बोला कि भैया रात को मैच की अपडेट देनी है। कैलकाटा वर्सेस मेरे ख्याल से वो बेंगलोर के बीच में मैच था या ऐसा, ब्रैंडम मैकलम ने 100 कुछ रन मारे थे पहले ही मैच में शतक। तो आरजेस ने कहा अरे हम ओवर टाइम नहीं करेंगे। तो मेरे को बोला उन्होंने कि तुम बोल दोगे अपडेट? मैंने कहा हाँ। बोले नाम वाम कुछ नहीं लेना, खाली बता देना है कि इतने रन बने हैं ऐसे ऐसे करके। मैं चला गया, मैंने बोल दिया, मज़ा आ गया मुझे। देन बाद में क्या हुआ, मैं फुल टाइम आरजे बना किसी दूसरे चैनल में, जोधपुर में, माई एफ। वहाँ पे मेरे एक हेड थे, मुझे ध्यान है आज भी, 27 जून को मैं जोधपुर पहुँचा।
1 जुलाई को 3 दिन बाद मेरे को रेडियो पे जाना था। तो मैंने बोला कि मैं लाइव बोलूँ या रिकॉर्डेड करूँ। तो वो सर ने मेरे को उस टाइम पे, मैं उसके लिए बड़ा रिगार्ड देता हूँ, उन्होंने कहा देखो गलती तो होगी, अब तुम पहले दिन कर लो या 10वें दिन। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले दिन कर लेते, फर्स्ट डे। हाँ। 10वें दिन क्यों करेंगे? तो मैंने कहा मैं लाइव बोलूँगा। तो मैंने लाइव बोला, एक आध जगह गलत भी हुआ, लेकिन उस एक फर्स्ट डे ने ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। 5 जुलाई को वर्कोहॉलिक डे होता है, मतलब जो वर्कोहॉलिक लोग होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है अच्छा। कि ये लोग बहुत काम करते हैं। और उस दिन मैंने उस चैनल की फ्रीक्वेंसी 94.3 थी, तो मैंने 9 घंटे 43 मिनट बोला था। मतलब बीच में गाने चलते थे, हाँ। लेकिन 9.25 घंटे तक एक स्टूडियो में बैठे रहना, सुबह से 7 बजे से। वैसे जनरली एक आरजे का 3 या 4 घंटे का शो होता है, तो मैंने 9.25 घंटे रेडियो पे हम बोले थे, और ये 5वां ही दिन था मेरा रेडियो का, 5th डे। तो आई थिंक क्या होता है कई बार ना, जब आप ये सोच लेते हो कि मैंने तो इसमें हार माननी नहीं है, मैंने तो मुड़ना नहीं है, मैंने तो पीछे जाना नहीं है, और पीछे के दरवाजे बंद करके निकलो ज़िंदगी में, जब भी आप आगे निकलो। यही है आपके कॉन्फिडेंस के साथ, कि जब आपको लगती है घबराहट, ये हुआ, आपने बोलना है कि आज मैं सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला। और जब आप ये सोच लेते हो ना, क्योंकि जब हम अंदर से घबराते हैं ना, कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वहीं से आपके दिमाग में 10 सवाल चलने लगते हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जब मैं तुमसे अभी यहाँ बात कर रहा हूँ 100% यहाँ पे हूँ, मुझे पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। हाँ। तो जब आप ये सोच लेते हो ना, देन फिर कोई चैलेंज। एक टिप भी है कि कैसे करना है, बिलीव इन योरसेल्फ। करेक्ट। क्योंकि बिलीव करने से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, बिना बिलीव करे तो कुछ नहीं हो सकता है। आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आया आपसे इंटरैक्ट करते, एक ड्रीम भी पूरा हुआ, और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ कैसी भी हो, बट आप बस अपना कंटेंट डिलीवर करो, आप बस इनिशिएटिव लो और स्टार्ट करो। टाइम का परफेक्ट होने का वेट मत करो, उससे पहले स्टार्ट कर दो। करेक्ट। इट वॉज माई ग्रेट ऑनर टू हैव यू ऑन माई शो। थैंक यू सर। नहीं, बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह आगे बढ़ो, बहुत अच्छा करो, और जब भी कभी तुम सफलता को आसपास देख रहे होगे, और जब हम उसको देख रहे होंगे, तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ, मैं तुम्हारे शो पे कभी आया था, हमने इस तरह से बात करी थी। और क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि तुम हमारी जर्नी देख रहे थे, हम तुम पे नज़र रख रहे थे। हाँ। तो वो एक शेर है ना कि ये ना सोचना कि तुम पे नज़र नहीं, मसरूफ़ बहुत हैं हम मगर बेखबर नहीं। तो इसलिए मैं भी देखता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। हाँ। और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई यंग इस तरह से कुछ अच्छा करे, तो मेरे को लगता है कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। एंड विश यू ऑल द लक, ऑल द सक्सेस, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको बहुत बेहतर करो, बिकॉज तुम बेहतर करोगे तो यू नेवर नो कि तुमको देखते हुए हो सकता है तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी सोसाइटी से कोई और सोच रहा हो कि यार मैं भी सुब्रतो की तरह कुछ करूँगा, है ना। तो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। क्योंकि हमें अपने शो को लोकल से ग्लोबल लेके जाने, जो आपकी भी थीम है, अप्रोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। हाँ।